नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश राठौड़ आर्मी लवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था और आज दोबारा बता रहा हूं कि आर्मी लवर्स एकेडमी के नाम से हम लोगों ने एक नया यूट्यूब पर चैनल बनाया है, टेलीग्राम पर चैनल बनाया है। टेलीग्राम के ऊपर हम आप बच्चों को पीडीएफ भेजते रहते हैं और यूट्यूब के ऊपर उस पीडीएफ का सोल्यूशन देते हैं। तो आज वाले एक बार देख लीजिए आप लोग फटाफट से कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। आर्मी लवर्स एकेडमी नाम से आप यूट्यूब पे सर्च मारो या टेलीग्राम पे सर्च मारो, आप लोग पहुंच जाओगे। ठीक है। दूसरा, आज क्वेश्चन किस टाइप के हैं मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। एक तो ये देख लीजिए कि सर ये आंखों का अध्ययन वगैरह क्या कराता है, नेत्र रोग हो गया ये वगैरह वगैरह। दूसरा ये समझिएगा कि इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए मैंने। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का भी पूछा गया, तो मैंने अवतल दर्पण का भी डाल दिया। उसके बाद ये पूछा गया था कि चम्मच का दबा भाग किसकी तरह कार्य करता है, तो फिर मैंने चम्मच का उभरा भाग भी पूछ लिया। उसी प्रकार से कौन सा दर्पण छोटा बड़ा समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो मेरे प्यारे भाई मैंने छोटा प्रतिबिंब बड़ा प्रतिबिंब कौन सा बनाता है, परावर्तक सतह के आधार पर दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी मैं चर्चा बच्चों के सामने करता चलूंगा। और भरोसा रखिएगा कि ये जो पीडीएफ आएगी 60 क्वेश्चनों की, देखो ऊपर मैं लिखता जरूर हूँ 50, लेकिन 50 का ये कतई मतलब नहीं है कि मैं 50 ही कराऊंगा। आप लोगों की 60 भी हो सकते हैं, क्वेश्चन कम ज्यादा होते रहते हैं। ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए फटाफट से, टाइम खराब हम लोग करेंगे नहीं और मैं आप लोगों को समझाता चलूंगा कि अब देखो ध्यान से इन क्वेश्चनों को समझिएगा कि आंख के अध्ययन क्या कहलाता है, कि आंख का अध्ययन हो क्या कहलाता है। तो एक बात समझिएगा कि लोजी शब्द हमेशा लगता है अध्ययन में, बायोलॉजी हो जूलॉजी हो, लोजी शब्द लगेगा सामान्यतः। तो आंख के अध्ययन को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, तो आप बच्चे क्या बोलोगे, ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, मैं लिख देता हूं। आंख के अध्ययन को बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। कि आंख के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलोगे, ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। तो आंख का अध्ययन क्या कहलाता है, लोजी शब्द लगेगा, ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है बोलिए, ऑप्थेल्मोलॉजी। नेत्र रोग चिकित्सक क्या कहलाता है, तो क्या बोलोगे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। दूसरा ये है कि सर आंख का जो डॉक्टर होता है या नेत्र रोग चिकित्सक होता है वो क्या कहलाता है, तो आप बच्चे क्या बोलोगे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे भाई, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। नंबर एक पूछा मैंने, आंख का अध्ययन रट लीजिए, ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। नंबर दो, नेत्र रोग। अब कई बच्चों को पता होता है नेत्र रोग, जैसे अलग अलग डॉक्टर होते हैं। गायनोलॉजिस्ट आप बच्चों ने वर्ड सुना हो, तो गायनोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि वो डॉक्टर जो महिलाओं के उपचार से संबंधित हो। कार्डियोलॉजिस्ट जो हृदय की बीमारियों के बारे में बताता हूँ। तो ये अलग अलग होते हैं। लॉजिस्ट का मतलब होता है डॉक्टर के लिए वर्ड यूज होता है, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, मैंने बता दिया, गायनोलॉजिस्ट हो गया। उसी प्रकार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब होता है नेत्र रोग चिकित्सक को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। नंबर तीन, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। जैसे आप किताब को ऐसे पास लेके मत बैठ जाना ऐसे कि मैं ये ऐसे पढ़ रहा हूं ना, उसके लिए बोल रहे हैं कि एक मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए जहां से तुम बच्चों को बिल्कुल साफ दिखाई दे। टू स्पष्ट का मतलब बिल्कुल साफ दिखाई दे, न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो तुम बच्चों ने देखा होता है एक स्केल आता है लोहे वाला, 30 सेंटीमीटर का आता है, उसमें से 5 कम कर दो, 25 सेंटीमीटर, यानी आपकी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। आप जैसे उससे नजदीक लाने जाओगे ना, तो आप लोगों को सुस्पष्ट यानी कि दिखने में उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो तुम बच्चों का जवाब आना चाहिए 25 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की वो स्केल आती है जो 1 फुट वाली होती है, तो 25 सेंटीमीटर की मैं बात कर रहा हूं तुम बच्चों के सामने। तो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, 25 सेंटीमीटर। अगला है, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए। यानी कि सर आपने ये तो बोल दिया कि पास 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, दूर कितना होना चाहिए, तो दूर का मतलब होता है यहाँ पर अनंत, कि कितनी भी दूर हो तो हम क्या बोलेंगे सर, अनंत। कि एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तुम बच्चों का जवाब क्या आएगा, अनंत। तो अगला ये बोल दिया मैंने, मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है। जब मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो जवाब इन दो में से होगा, या तो तुम बच्चों का उत्तर होगा उत्तल लेंस, या फिर मेरे प्यारे भाई होगा अवतल लेंस। लेंस पूछा है मैंने, दर्पण और लेंस में फर्क होता है, आराम से समझिए। जवाब इन दो में से कोई एक होगा कि मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो मेरे प्यारे भाई, मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो आप लिख लीजिए कि मनुष्य की आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। तो ये तुम बच्चों से 5 सवाल है, मैंने पांचों का जवाब दे दिया है।
नंबर एक, आंख का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। नंबर दो सर, नेत्र रोगे का चिकित्सक क्या कहलाता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। नंबर तीन, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो क्या बोलोगे? 25 सेंटीमीटर होती है। अगला, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो क्या बोलोगे? अनंत है। अगला है, मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो लेंस या तो उत्तल मिलेगा या अवतल। तो मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस मिलता है मेरे प्यारे भाई? तो आप बच्चे क्या बोलोगे? उत्तल लेंस मिलता है। तो ये हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा। लेंस से दो ही होगा, या तो उत्तल या फिर क्या होगा? अवतल होगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है? ये वही पीछे वाला सवाल है, और यहां मैंने इसको इसलिए रख दिया कि सारे एक ही टाइप के सवाल आएंगे कि मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो अभी अभी पढ़ा के आया हूं तुम बच्चों को, उत्तल लेंस पाया जाता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसे कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। कि मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो क्या बोलोगे? उत्तल लेंस। अवतल लेंस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? देखो, लेंस दो प्रकार के होते हैं, मैं समझा देता हूं। एक लेंस होता है ऐसा, यानी लेयर के हिसाब से देखो, एक लेंस होता है ऐसा। तो अगर तुम बच्चे समझ पा रहे हो तो इसको बोलते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस परिभाषा क्या होती है? कि बीच से पतला होता है और किनारों से चौड़ा होता है, ये अवतल लेंस है। और उत्तल लेंस का मतलब बीच से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है। ये कैसा लेंस है? उत्तल लेंस। तो मनुष्य की आंख में ऐसा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। तो अगर तुम बच्चों से पूछा जाए कि मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो क्या बोलोगे? उत्तल लेंस। बस इतना, ज्यादा तुम बच्चों को वो सिरदर्दी लेने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना रट लो कि मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो क्या बोलोगे? उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो देखो, मैं संभव है कि मैं याद करवा दूं। जैसे आप ऐसे समझो कि मनुष्य की आंख में कैसा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है मेरे प्यारे भाई? तो तुम बच्चे बोलना वाउ। क्या बोलोगे? वाउ। वा का मतलब होता है वास्तविक, और ऊ का मतलब होता है उल्टा। यानी कैसा प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस पर? तो ये चीज अपने जहन में बैठा लो कि वाउ, वाउ का मतलब होता है वास्तविक और उल्टा। कैसे समझ में आएगा? कि मानव आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है मेरे प्यारे भाई? तो मानव आंख के रेटिना, क्या बताया मैंने? रेटिना, जिसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टिपटल। रेटिना को ही दृष्टिपटल बोलते हैं। कभी मैं रेटिना लिखवा दूं एग्जाम में दृष्टिपटल आ जाए, और मैं दृष्टिपटल लिखवा दूं एग्जाम में रेटिना आ जाए, फिर कंफ्यूज। इसीलिए दोनों जरूरी है। रेटिना को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल बोलते हैं। कि मानव आंख के किस भाग पर, जैसे मानव आंख में आइरिस भी होती है, मानव आंख में मैंने बच्चों को बताया रेटिना भी होता है ना। तो मानव आंख की पुतली भी होती है जिसको प्यूपिल बोलते हैं। तो बोल रहा है कौन से भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? रेटिना। कॉर्निया भी होता है जिसको दान देते हैं। तो मानव आंख के अलग अलग हिस्सों के नाम, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग चीजें होती है, उसी प्रकार मानव आंख के अलग अलग हिस्से का नाम। तो रेटिना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल। तो मेरे प्यारे भाई, मानव आंख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समझिएगा, रेटिना को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं RETINA। आर से क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्त? रियल। और आई से क्या बनेगा मेरे प्यारे भाई? इन्वर्टेड। अब जिन बच्चों की इंग्लिश ठीक होती है वो सामान्यतः इसको ऐसे भी याद करते हैं। रियल का मतलब होता है वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? उल्टा। या तो ऐसे याद कर लो, या फिर तुम्हें छोटा सा हिंट देके जा रहा हूं। जैसे तुम बच्चों ने सुना होगा कि कई बार ऐसे बोलते हैं ऐसे मजाक में, तो एक तो ट्रैफिक पुलिस वालों से और एक कुत्तों से कभी आंख नहीं मिलानी चाहिए। अगर कुत्तों से आंख मिलाई तो कुत्ते फिर आपके पीछे दौड़ते हैं भौंकते हुए, और ट्रैफिक पुलिस वालों से आंख मिलाई तो ट्रैफिक पुलिस वाले आपको तुरंत रुकवा लेते हैं कि रोक दो और डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करो। तो मैंने कहा कि आपने कुत्तों से आंख मिलाई, इंसान की आंख में कैसा लेंस? उत्तर। और इंसान ने जब कुत्ते से आंख मिलाई, कुत्ते की आंख में भी उत्तर लेंस। तो मान लीजिए कि मैंने कहा आप लोगों से कि इंसान ने जब कुत्ते से आंख मिलाई तो कुत्ता उसके पीछे दौड़ेगा, और क्या करता हुआ दौड़ेगा? वाव वाव करता हुआ दौड़ेगा। तो वहां से वास्तविक और उसे क्या बन जाएगा? उल्टा। तो उत्तर लेंस पर कैसा? वास्तविक और उल्टा। और आंख में कैसा लेंस पाया जाता है? बोलो। तो उत्तर लेंस ही। तो फिर मानव की आंख भी कैसा लेंस बनाएगी? तो वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। अगला है कि अवतल लेंस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तव का उल्टा क्या होता है? आभासी। आभासी। और उल्टा का होता है सीधा। ठीक है, आभासी और सीधा। अब कई बच्चों को लगता है ये आभासी, वास्तविक, उल्टा, सीधा ये क्या होते हैं? भाई वो टाइम गया तुम बच्चों का। अगर तुम लोग ये सीखने में अब लग गए पेपर से 1 महीने पहले हम ये सीखें वास्तविक, आभासी, उल्टा क्या होता है, वो टाइम गया। अब रट लो और रट के पेपर देने चले जाओ, और अगर पेपर में आ गया तो सीधा टिक करो, आगे बढ़ जाओ बस।
खूब सवाल आए हैं, मैं अभी दिखा दूंगा तुम बच्चों को। तो ये समझिए मेरे प्यारे भाई जो मैंने तुम बच्चों को बताया है। अब यहाँ पर मैंने क्या क्या पूछा है, मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो क्या बोलोगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वाउ यानी वास्तविक और उल्टा। अवतल लेंस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा। उसके बाद मानव आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो क्या बोलोगी रेटिना पर। उसके बाद में मानव आंख के रेटिना या दृष्टि पटल पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो क्या बोलोगे वास्तविक और उल्टा। उसके बाद देखो, मानव आंख के किस भाग को नेत्रदान के समय दान करते हैं, कि मानव आंख का कौन सा भाग होता है जिसको नेत्रदान के समय दान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कि मानव आंख के किस भाग को नेत्र दान के समय दान करते हैं। तो मैंने तुम बच्चों को बताया कि सर एक भाग होता है कॉर्निया। क्या होता है मेरे प्यारे भाई, कॉर्निया होता है। कॉर्निया ये सीधा बाहर वाली जो सरफेस होती है इसी को कॉर्निया बोलते हैं, ये सीधा इन्वायरमेंट के संपर्क में होता है। कॉर्निया मानव आंख के किस भाग को नेत्रदान के समय दान करते हैं, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे कॉर्निया को। ये भी रट लेना मेरे प्यारे भाई, पीछे वाला था रेटिना, उसके ऊपर क्या बनता है प्रतिबिंब बनता है, कैसा रियल यानी वास्तविक और उल्टा, वाउ नाम से याद कर लो, वाह जब आ जाए तो वाउ हो जाएगा। दूसरा है मानव आंख के किस भाग को नेत्रदान के समय दान करते हैं, कॉर्निया को। अगला है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। देखो समझिएगा, आंख का वह काला छिद्र जहां से प्रकाश प्रवेश होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पुतली बोलते हैं। पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है। तो ये चीजें कुछ तुम बच्चों को क्लियर होनी चाहिए कि मैं आप लोगों को क्या क्या बताने वाला हूं। तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो क्या बोलोगे कि सर क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब यहां लिख देता हूं, आइरिस। क्या बोलोगे मेरे प्यारे भाई, आइरिस। कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे आइरिस नियंत्रित करता है। कौन करता है बोलो, आइरिस। इसका हिंदी में एक नाम और भी होता है, क्या नाम होता है, परितारिका। परितारिका ये नाम रट लेना इसका हिंदी में भी, आइरिस को ही परितारिका बोलते हैं, IRIS, ये इंग्लिश में नाम होता है। कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो कौन करता है, आइरिस। देखो कैसे करता है, पुतली आंख का वह काला छिद्र जहां से प्रकाश प्रवेश करता है, ठीक है, आंख में काला छिद्र दिख रहा है तुम बच्चों को, जहां से प्रकाश प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं पुतली। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुतली। इंग्लिश में बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं, प्यूपिल। फिर बोल रहा है पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है। जैसे मान लीजिए आप लोग धूप में जाओगे ना, या फिर तेज प्रकाश में जाओगे, तो आइरिस क्या करेगा, पुतली को कंट्रोल करके और उस पुतली की जो साइज होती है उसको छोटा कर देगा, ताकि प्रकाश कम प्रवेश कर पाए अंदर। और जब आप अंधेरे में जाओगे यानी कम प्रकाश में जाओगे, तो पुतली का आकार बढ़ जाता है ताकि ज्यादा जो प्रकाश होता है वो अंदर प्रवेश कर पाए। तो यहाँ कुछ चीजें हैं तो बच्चों के सामने, कि सर पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है, और आंखों का वह काला छिद्र जहां से प्रकाश प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं। तो आंखों का वह काला छिद्र जहां से प्रकाश प्रवेश करता है उस भाग को हम लोग बोलते हैं पुतली। पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है, तो ये मैंने जवाब दे दिया तुम बच्चों को, आइरिस से। क्या बोलोगे, आइरिस यानी परितारिका। यानी मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13 दोनों का एक ही विकल्प है, क्वेश्चन नंबर 11 का भी और क्वेश्चन नंबर 13 का भी। आप देख सकते हो कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, आइरिस या परितारिका। और पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है, तो भी क्या बोलोगे, आइरिस या परितारिका। और जहां वह काला छिद्र, ये जो काला छिद्र होता है हमारे आंख में, यहां से प्रकाश प्रवेश करता है, इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, पुतली। मानव आंख के किस भाग को नेत्रदान के समय दान करते हैं, तो क्या बोलोगे, कॉर्निया। तो देखो मैंने तुम बच्चों को अभी तक कॉर्निया के बारे में बता दिया है, मैंने तुम बच्चों को आइरिस यानी परितारिका के बारे में बता दिया है, मैंने आप बच्चों को पुतली के बारे में समझा दिया है, और इससे पहले मैंने बताया था रेटिना जहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो रट लेना, इन चीजों को रटोगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है। अगला देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14 को स्टार लगा लीजिएगा, हो सकता है तुम्हारे किसी न किसी पेपर में किसी न किसी बच्चे के सामने आ जाए कि लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो क्या बोलोगे, लेंस की शक्ति का एसआई जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है बोलो, डायोप्टर। कि लेंस की शक्ति का, यानी आप लोग देखते हो ना किसी बच्चे की आंख कमजोर है, -0.5 -0.25, तो उसके अनुसार उसका एक लेंस दिया जाता है आंख के ऊपर। तो बोल रहा है लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या बोलोगे, डायोप्टर। तो वो डॉक्टर बोलते हैं इतने डायोप्टर का। तो बोला है कि धूप के चश्मे की पावर क्या होती है, तो धूप का चश्मा आंखों को ज्यादा प्रकाश से बचने के लिए लगाया जाता है। तो ये धूप के चश्मे का बोल रहा है पावर कितनी होती है, तो क्या बोलोगे, धूप के चश्मे की पावर होती है मेरे प्यारे भाई 0 डायोप्टर। कितनी होती है, 0 डायोप्टर। कि धूप के
चश्मे की पावर कितनी होती है, तो क्या बोलोगे, 0 डायोप्टर होती है। अगला है कि सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कि जो सूर्य का प्रकाश है उसको संकेंद्रित यानी कि फोकस करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्या बोलोगे कि सर सूर्य का प्रकाश। अभी देखो ये मैंने तुम बच्चों को अभी भी समझाया कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको संकेंद्रित का मतलब होता है फोकस करना, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आप इसको ऐसे समझिएगा, जैसे ही यहां मैं तो बच्चों को एक चीज क्लियर कर देता हूं। देखो पहले दर्पण समझिएगा, उसके बाद मैं आप बच्चों को लेंस के बारे में समझा देता हूं, दर्पण के बारे में, कि परावर्तक सतह के आधार पर दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। क्या कहा मैंने, परावर्तक सतह के आधार पर। अब आने वाले सारे सवालों के जवाब देने हैं तो इसी प्रकार देना कि परावर्तक सतह के आधार पर दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, तो मैं लिख देता हूं तुम बच्चों के सामने, समतल दर्पण। दूसरा होता है मेरे प्यारे भाई उत्तल दर्पण, कैसा होता है, उत्तल दर्पण। तीसरा होता है अवतल दर्पण। मैं यहां दर्पण के बारे में बता रहा हूं, कई बच्चों के लिए तो दर्पण और लेंस ही कंफ्यूज कर देंगे। समतल दर्पण का मतलब एक सीधा कांच का टुकड़ा है, उसके पीछे मैंने एक लेप लगा दिया। सुबह सुबह जिसमें आप लोग ड्रेसिंग बोलते हैं ना, ड्रेसिंग मिरर, तो सुबह सुबह जिसमें आप शक्ल देख के आते हो वो होता है, इसको बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। उत्तल का मतलब होता है कि अगर कोई इस प्रकार का शीशा हो, कोई गोल शीशा, और उसमें यहां रंग लगा दो मैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, उत्तल दर्पण बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर यहां इस साइड में कलर कर दिया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, अवतल दर्पण। अब यहाँ कई सारे सवाल आएंगे तुम बच्चों के सामने कि इसको हम लोग उत्तल दर्पण बोलते हैं, इसको हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। अब होता क्या है कि आप समझदार बच्चे हो, यहां से मान लीजिए प्रकाश आएगा, यहां पर मान लीजिए प्रकाश आएगा, तो मैंने तुम बच्चों से क्या कहा, यहां पर प्रकाश आएगा, तो ये समतल दर्पण की क्या खासियत होती है कि आएगा उसी रेखा में वापस चला जाएगा, आएगा उसी रेखा में वापस चला जाएगा। लेकिन एक होता है तुम बच्चों के सामने उत्तल दर्पण, ये क्या होता है कि मान लीजिए ये प्रकाश आया तो वापस चला गया, उसके बाद में प्रकाश कुछ ऐसे जाने लगता है, यानी आएगा इधर जाएगा इधर, आएगा इधर जाएगा इधर, यानी ये जो प्रकाश, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश आगे वापस जाना, प्रकाश इसको आर पार नहीं कर सकता क्योंकि पीछे हम लोगों ने लेप लगा रखा है, तो प्रकाश आकर जो वापस जा रहा है ये दर्पण हो गया। उसी प्रकार मान लीजिए ये है कुछ इस प्रकार से वापस आ गया, फिर मैंने बोल दिया तुम बच्चों को मान लीजिए ये है, फिर मैंने बोल दिया मान लीजिए ये है, तो ये जो इस प्रकार से गया, और यहां पर ये प्रकाश का परावर्तन कुछ इस प्रकार से होता है, कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में। तो इसको समझिएगा तुम बच्चे, यहां मैं तुम लोगों को समझा दूं कि मेरे प्यारे भाई इसमें हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनता है, बराबर प्रतिबिंब, कि अगर तुम लोग 6 फुट के हो तो तुम्हारा प्रतिबिंब भी 6 फुट का दिखाई देगा, बराबर प्रतिबिंब बनता है, ना छोटा ना बड़ा। इसमें हमेशा क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है बोलिए, छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब। और इसमें कैसा बनता है मेरे प्यारे भाई, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, और सम्मान भी बनता है। छोटा, बड़ा, सम्मान, यानी कि सर इसमें हर प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी छाया बनती है। एक होता है बराबर प्रतिबिंब, एक होता है छोटा प्रतिबिंब, एक होता है छोटा बड़ा और समान है प्रतिबिंब। इसमें ये हर प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, छोटा भी, बड़ा भी और सम्मान भी, ये प्रतिबिंब बनता है। अब यहां से तुम बच्चों को और समझना पड़ेगा कि यहाँ पर यार एक सवाल पूछा गया था तुम बच्चों से उत्तल दर्पण से संबंधित और अवतल दर्पण से संबंधित, वो सवाल कौन सा पूछा गया था, तो आई थिंक वो सवाल था, एक मिनट देख लेता हूँ, वो एक चम्मच का सवाल था, मैं देख लेता हूँ एक सेकंड। देखो, चलो देख लेते हैं, अभी आ जाएगा आगे। परावर्तक सतह के आधार पर दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, एक तो ये आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है, आने वाले सवाल सुनो। दूसरी बात, तुम लोगों ने देखा कि सर ये जितना भी फोकस हो रहा है वो यहाँ पर एक स्थान पर, एक बिंदु पर हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये जो पीछे वाले सवाल में पूछा गया था तुम बच्चों से कि सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित या फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अच्छा मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे बचपन में तुम लोगों ने देखा होगा कई बार एक लेंस आता था और हम लोग धूप में उसको शीशे के धूप में हम लोग एक कागज के सामने रख देते, कागज का टुकड़ा,
सूर्य का प्रकाश आता, थोड़ी देर बाद में वो कागज जलने लगता था। तो बोल रहा है वो कौन सा लेंस होता था मेरे प्यारे भाई? वो होता था अवतल लेंस। कौन सा होता था? अवतल लेंस। सूर्य के प्रकाश को सेकेंद्रित या फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्या बोलोगे तुम बच्चे? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अवतल लेंस मैंने समझा दिया अभी भी कैसा होता है। अवतल लेंस होता है मेरे प्यारे भाई ऐसा, ये होता है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से, यानी ये जो सूर्य का प्रकाश होता है किसी एक बिंदु पर आके इकट्ठा होने लग जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूर्य के प्रकाश का सेकेंद्रित होना, ठीक है। तो क्या बोलोगे तुम बच्चे? अवतल लेंस। रट लेना मेरे प्यारे भाई, अवतल लेंस। अब इसी से जवाब देंगे सारे सवालों का, ठीक है। अच्छा पहले ये सवाल बच गए यार। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। कैसे याद करोगे? मायोपिया यानी मेरे पिया, बोलते हैं ना हस्बैंड को। मायोपिया यानी मेरे पिया हमेशा कहाँ रहने चाहिए? मेरे निकट रहने चाहिए। तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूर जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मेट्रो का। तो दूर दृष्टि दोष। अच्छा यहां दो डाउट क्लियर कर देता हूं। निकट दृष्टि दोष का जब संधि विच्छेद करते हैं तो बच्चों को ऐसा लगता है कि निकट की दृष्टि में दोष है ना, यह उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की दृष्टि तो ठीक होती है, दूर की दृष्टि में दोष होता है। और दूर दृष्टि दोष में संधि विच्छेद करोगे तो दूर की दृष्टि में दोष है ना, दूर की दृष्टि सही होती है, निकट वाली साफ नहीं दिखती कोई चीज। तो इसीलिए ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें साफ दिखती हैं, उल्टा है ये। संधि विच्छेद करोगे वैसे इसका अर्थ नहीं है। निकट की दृष्टि सही होती है, दूर वाली में दोष होता है। और दूर दृष्टि दोष में दूर वाली सही होती है और निकट वाले में दोष होता है। अगला है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष के लिए? देखो, निकट में कितने लेटर होते हैं? 3। और दूर में कितने लेटर होते हैं? 2। तो कम में जिसमें लेटर है उसके साथ छोटे वाला, छोटे वाला मतलब उत्तल, इसमें 3 ही लेटर है, उत्तल लेंस। और जो निकट बड़ा है तो उसके लिए बड़े वाला यानी अवतल लेंस। कौन सा हो जाएगा? अवतल लेंस। बस ऐसे रट लो यार। सिंपल सा सवाल आएगा कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो क्या बोलोगे? अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो क्या बोलोगे? उत्तल लेंस का। बोलोगे ना? अगला है, आंखों की कौन सी बीमारी बुजुर्ग बुजुर्ग लोगों को होती है, बुढ़े लोगों को होती है? तो इसको बोलते हैं हम लोग जरा दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? जरा दृष्टि दोष। बोला गया है कि आंखों की कौन सी बीमारी बूढ़े लोगों को होती है? तो क्या बोलोगे? आंखों की कौन सी बीमारी बूढ़े लोगों को होती है? तो क्या बोलोगे? जरा दृष्टि दोष होती है। कौन सी होती है बोलो? जरा दृष्टि दोष होती है। अगला है, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस लेंस का प्रयोग करते हैं जरा दृष्टि दोष के लिए? तो आप बच्चे क्या बोलोगे? द्विफोक्सी लेंस का। किसका प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे भाई? द्विफोक्सी लेंस का। ये सुन कि जरा दृष्टि दोष के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? तो क्या बोलोगे? द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से का? द्विफोक्सी लेंस का करते हैं ना। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो आप बच्चे क्या बोलोगे? द्विफोक्सी लेंस का। और एक सिंपल सा मेथड है, बस इसको रख लीजिए। द्विफोक्सी लेंस का मतलब दोनों ही लेंस चलाने पड़ते हैं, उत्तल भी और अवतल भी, यानी निकट दृष्टि दोष भी हो जाती है और दूर दृष्टि दोष भी, ठीक है, बुढ़ापे में। तो ये होता है जरा दृष्टि दोष। सारे सवाल एग्जाम ओरिएंटेड है सारे। और यहाँ तो देखो लाल कलर से भरा पड़ा है, आर्मी 17 अप्रैल 2023, अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब है, उत्तल दर्पण वाला है। ये तो सारे के सारे आप बच्चों को दिख ही रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर है 23। हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर है 23। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अभी तो समझाया तुम बच्चों को कि सर समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? बराबर प्रतिबिंब बनाता है, समान आकार का। और कितनी दूरी पर बनाता है? समान दूरी पर। तो क्या बोलोगे? समान दूरी पर, यानी जितनी दूर खड़े हैं उतनी दूर, और समान प्रतिबिंब बनाता है। समान का मतलब होता है बराबर, समान दूरी पर और समान प्रतिबिंब बनाता है।
समान दूरी पर समान प्रतिबिंब। ठीक है, 24 नंबर। अवतल दर्पण पर एक कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये भी बता चुका हूं मैं तुम बच्चों को कि सर अवतल दर्पण पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो देख सकते हो अवतल दर्पण के ऊपर छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, समान भी बनता है। तो छोटे से एग्जाम्पल दूं कैसे? चम्मच होती है ना तुम बच्चों के सामने, तो चम्मच में देखना एक साइड उभरा होता है बाहर की तरफ और एक साइड ऐसे होता है। तो अगर तुम बच्चे यहां पर पानी रखोगे तो पानी कितना रखा जा सकता है? एक बूंद, दो बूंद। तो इसीलिए अगर इस बाहर वाले हिस्से पर पानी रखोगे तो छोटा प्रतिबिंब है। लेकिन यहां पर हम इस चम्मच को फुल भी भर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि ये जो अंदर वाली साइड है, अंदर वाली साइड, यहाँ छोटा बड़ा और समान आकार तीनों प्रतिबिंब बन सकते हैं, ऐसे समझो। तो छोटा बड़ा और समान आकार के तीनों प्रतिबिंब बन सकते हैं। अव का मतलब झुका हुआ, नहीं यहाँ झुका हुआ तल है, और ऊ का मतलब उभरा हुआ तल है, उभरा हुआ तल है। तो ये सेंस की बात है। ठीक है, तो बोला गया है अवतल दर्पण पर कैसा प्रतिबिंब बनता है मेरे प्यारे भाई? तो क्या बोलोगे? छोटा भी बनता है सर, समान भी बनता है, और बोलो बड़ा भी बनता है। तीनों ही प्रकार के बनते हैं। अगला है 23 भी हो गया, 24 भी हो गया। 25 नंबर, उत्तल दर्पण पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो अभी तो समझा दिया, उत्तल का मतलब उभरा हुआ। और जब चम्मच का उभरे हुए विषय पर आप कुछ रखना चाहोगे तो थोड़ी सी मात्रा रखी जा सकती है, थोड़ी सी, वरना गिर जाएगा इधर उधर। तो क्या बोलोगे? छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? छोटा प्रतिबिंब। एग्जाम टाइम पर इनको ऐसे याद कर लो, छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये 25 नंबर हो गया। कौन सा दर्पण वास्तविक छवि बनाता है? कि कौन सा दर्पण ऐसा है जो वास्तविक छवि बनाता है? हाँ, तो मैंने बच्चों से क्या कहा? कौन सा दर्पण वास्तविक छवि बनाता है? अच्छा, यहां जितना रटना है इसको रट लेना, यहां मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा आप तुम बच्चों का, जितना संभव हो सके। इससे बाहर ना तो कुछ आता है ना कभी आएगा। अगर तुम्हारे पेपर में कोई सवाल आया तो ऐसा ही आएगा। देखो सुनो, समतल दर्पण की तो कहानी खत्म। अब या तो सवाल आएगा उत्तल से या फिर आएगा अवतल से। ये तो है दर्पण के बारे में। किसके बारे में है? दर्पण के बारे में। मेरे प्यारे भाई, उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो क्या बोलोगे? छोटा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और अवतल दर्पण में छोटा बड़ा और समान तीनों प्रतिबिंब बनते हैं। दूसरी बात, एक चीज और सुनना, अगर मैं तुम बच्चों से बोलूं अवतल दर्पण में, दूसरी बात सुनना ध्यान से, कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आप क्या बोलोगे? वाउ बताया था मैंने, वास्तविक और उल्टा। क्या बताया था मैंने? वास्तविक और उल्टा। तो यानी कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक उल्टा। साइज के आधार पर पूछे तो छोटा बड़ा और समान, वास्तविक और उल्टा। उत्तल दर्पण में कैसा बनता है? तो छोटा तो बनता ही है, वास्तविक का उल्टा क्या हो जाएगा? बोलो आभासी, यानी क्या बोलोगे? आभासी बनता है। और मेरे प्यारे भाई, उल्टे का क्या बनता है? सीधा। इस एक में जितना सवाल के जवाब है सारे आ जाएंगे। तीसरी बात, दर्पण की बजाय कई बार आप लोगों से लेंस पूछता है। तो अवतल दर्पण हमेशा किसकी तरह काम करता है? उत्तल लेंस की तरह। सुनना ध्यान से, उत्तल लेंस की तरह काम करता है। यानी मेरे प्यारे भाई, उत्तल लेंस के बारे में पूछे तो ये जवाब दे देना, उत्तल लेंस के बारे में पूछे तो ये जवाब दे देना, अवतल दर्पण के बारे में पूछे तो ये जवाब दे देना, और अवतल दर्पण के बारे में पूछे तो भी ये जवाब दे देना। दूसरा, उत्तल दर्पण हमेशा किसकी तरह काम करता है? तो क्या बोलोगे? अवतल लेंस की तरह, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी कि दर्पण और लेंस जब वर्ड आते हैं तो उत्तल और ये अवतल हो जाएगा। अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो क्या बोलोगे? छोटा। और अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो क्या बोलोगे? आभासी, है ना? तो यहां पर इसको समझिएगा बच्चे। मैंने पूछा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समान दूरी पर और समान प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो क्या बोलोगे तुम बच्चे? अवतल दर्पण पर छोटा, समान और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। साथ में क्या बोलोगे? अवतल दर्पण कैसा बनाता है? वास्तविक और उल्टा। ये भी समझिएगा, वास्तविक भी बनाता है मेरे प्यारे भाई, वास्तविक, और साथ में कैसा बनाता है? उल्टा भी बनाता है। तो अब ये आप लोगों को विकल्प में कौन सा दे रखा है वो डिपेंड करता है, छोटा, समान, बड़ा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा। यहां पर तो बोला गया है साइज के अनुसार, फिर ये वास्तविक और ये कैसा? उल्टा। फिर ये कैसा बनाता है? उत्तल दर्पण। तो मेरे प्यारे भाई, उत्तल दर्पण कैसा बनाता है? आभासी बनाता है, आभासी, और साथ में कैसा बनाता है? सीधा बनाता है। ठीक है, और साइज में पूछे तो क्या बोलोगे? छोटा प्रतिबिंब बनाता है। 26 नंबर में, कौन सा दर्पण वास्तविक छवि बनाता है? कौन सा दर्पण है जो वास्तविक छवि बनाता है? तो मैंने बता तो दिया, अभी अभी देख लो, कौन सा दर्पण है जो वास्तविक छवि बनाता है मेरे प्यारे भाई? वास्तविक कौन सा बनाता है? 24 नंबर वाला। 24 नंबर कौन सा है? अवतल दर्पण है। तो तुम बच्चों का जवाब क्या आ जाएगा? अवतल दर्पण। यानी कि अगर तुम बच्चों ने मेरे बोलने से इसको रट लिया तो यहां पर हर सवाल का जवाब है यार।
आप देख सकते हो उत्तल दर्पण है, साइज में पूछे, आभासी सीधा पूछे, लेंस का पूछे, अवतल दर्पण है, लेंस का पूछ ले, चाहे तो साइज में पूछ ले, इसमें आप सब कुछ बता सकते हो। तो इसने पूछा है इस सवाल में कि सर कौन सा दर्पण है जो वास्तविक छवि बनाता है, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे कि सर अवतल दर्पण है। कौन सा है? अवतल। क्वेश्चन नंबर 27 और देख लो मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। 27 नंबर सवाल में बोला गया है कि चम्मच का दबा भाग, एक उभरा हुआ भाग होता है, एक दबा हुआ भाग होता है। बोल रहा है चम्मच का दबा भाग किसकी तरह कार्य करता है? दबा हुआ भाग। तो चम्मच का दबा हुआ भाग किसकी तरह कार्य करता है, तो क्या बोलोगे? अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है मेरे प्यारे भाई? तो तुम बच्चों का जवाब क्या आ जाएगा कि सर अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। मैं लिख देता हूं 27 नंबर में, अवतल दर्पण। बताया था ना, तल दबा हुआ होता है तो अवतल दर्पण। तो चम्मच का दबा हुआ भाग, ये जो अंदर की तरफ भाग होता है, ये किसकी तरह कार्य करता है? अवतल। और उभरा हुआ भाग किसकी तरह कार्य करता है? उत्तल दर्पण की तरह। तो आप क्या बोलोगे? अवतले दर्पण। ये सवाल पूछा गया है, चम्मच का दबा भाग किसकी तरह कार्य करता है। ठीक है, अगला देखो, चम्मच का उभरा भाग किसकी तरह कार्य करता है? मेरे भाई अभी तो समझा के गया हूं यार। जब चम्मच का उभरा हुआ भाग ऊ से उभरा हुआ तो ऊ से उत्तल, कि चम्मच का उभरा भाग किसकी तरह कार्य करता है, तो लिख देना उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। कौन से दर्पण की तरह? उत्तल दर्पण की तरह। दर्पण में आप चेहरा देखते हो तो उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहां किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहां किया जाता है वो समझो। तो अगर तुम बच्चे समझ पा रहे हो तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल में छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब मैं आप लोगों को एक लाइन बताता हूं। आप अगर कभी बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह देखोगे तो उसमें जो शीशे होते हैं उनके ऊपर एक लाइन लिखी रहती है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। दूरी के आधार पर कि वस्तुएं जो एक शीशे में दिख रही हैं, क्लोजर का मतलब नजदीक है, देन दे अपीयर यानी कि जो दिखाई दे रही, कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, यानी वाहनों के जो बगल में शीशे होते हैं ना, मेरी बात सुनना, उत्तल दर्पण अगर पूछे तो एक रट लो कि वाहनों के बगल में, मैं भरोसा दिलवा रहा हूं तुम्हारे इससे बाहर नहीं आएगा, वाहनों के बगल में जो शीशे होते हैं ना, वाहनों के बगल में जो शीशे होते हैं, दर्पण होते हैं, उनमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो क्या बोलोगे? उत्तल दर्पण। कि वाहन के जो साइड में होता है उनको ज्यादा चीजें कवर करनी पड़ती हैं, इसीलिए लाइन लिखी जाती है। तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां से किया जाता है, तो वाहनों के बगल में। प्रयोग और भी जगह हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को जो याद करना है वो किसका? वाहनों के बगल में। बाकी अब कुछ भी पूछे, जो पूछना है ना, कुछ भी पूछे, अवतल दर्पण ठोको। अवतल दर्पण का उपयोग कहां किया जाता है, तो क्या बोलोगे तुम लोग कि सारे नंबर एक, दाढ़ी बनाने में। दाढ़ी बनाने में। अब वो दाढ़ी बनाना नहीं बोलता, वो बोलता है हजमत बनाने में, ऐसा वर्ड आता है। हजमत का मतलब होता है दाढ़ी बनाना। कि दाढ़ी बनाते हैं तो उस समय क्या होना चाहिए? हमारा चेहरा बड़ा दिखना चाहिए। तो इसीलिए किसी चीज को बड़े आकार में देखना, यानी जूम करके देखना, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? दाढ़ी बनाने में। उसके अलावा ENT, ENT, आंख का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, गले का डॉक्टर, दांतों का डॉक्टर, आंख नाक कान गले, इनका जो डॉक्टर होता है दोस्तों, वो भी किसका प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का। जैसे डॉक्टर होता है कान में देखने के लिए, कान में कुछ शराब वगैरह नहीं हो गया तो उसको छोटी चीज बड़े आकार में देखनी होती है। दांत वाला डॉक्टर अंदर देखता है तो उसको भी छोटी चीज बड़े आकार में देखनी होती है, तो वो भी किसका प्रयोग करता है, तो क्या बोलोगे? अवतल दर्पण का। ये पता होना चाहिए। अगला है कि जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच में रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? बोला कितने प्रतिबिंब बनेंगे? कौन से की बात कर रहा है? इस समतल दर्पण की, ये वाला जो सीधा दर्पण होता है। इसका एग्जांपल देता हूं कि जब तुम बच्चे नाई की दुकान में जाते हो ना, तो आप कभी देखना, एक शीशा होता है जस्ट आगे, एक शीशा होता है जस्ट पीछे, और आप कभी काउंट करके देखना, उसमें तुम्हें एक दिखाई देगी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। तो क्या होता है? एक दूसरे का रिफ्लेक्ट एक दूसरे में दिखता है। मेरे सामने एक शीशा है, मेरे पीछे एक शीशा है। अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे भाई बोल रहा है प्रतिबिंब कितने बनेंगे? एक, दो, तीन, चार, पांच। अगर मेरे सामने एक शीशा है तो मेरे एक ही प्रतिबिंब बनेगा उसमें। अगर मान लीजिए एक साइड में और हो गया तो, एक इधर हो गया तो, एक पीछे हो गया तो वो बोल रहा है एक आगे एक पीछे दो प्रतिबिंब है, तो कितने बनेंगे प्रतिबिंब? तो आप नाई की दुकान में कभी ट्राई करके देख लेना, खत्म ही नहीं होंगे, अनंत आप लोगों को दिखाई देंगे पीछे तक। तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो क्या जवाब आएगा? अनंत। इस वाले का प्रतिबिंब फिर इधर दिखाई देगा, इस वाले का इधर, इधर वाले का इधर, यानी कि ऐसा नहीं कोई दो तीन बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। और ये देखो पूछा गया है कौन सा दर्पण है छोटा बड़ा समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है? अभी तो बताया यार, कौन सा दर्पण है तो छोटा भी, बड़ा भी और समान आकार का भी? तो ये जो अंदर की तरफ है इसको बोलते हैं अवतल दर्पण है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब क्या आ जाएगा? अवतल दर्पण है। कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? ये देखो जितने भी पूछे गए सवाल है वो इससे भरा है या नहीं। कौन सा दर्पण है जो छोटा बड़ा और समान आकार का बनाता है? तो ये देखो ये रहा, छोटा बड़ा और समान आकार का कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है।
ठीक है, तो देख लो आप ध्यान से, मैंने एक एक चीज करवा दी तुम बच्चों को। ये प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल भी है, अगर तुम बच्चों से ऐसे कोई सवाल पूछे जाए तो आप इसी को टिक करोगे। और ये सवाल मेरे भाई ऐसा नहीं है कि मैं आर्मी वाले बच्चों के लिए जरूर फोकस कर रहा हूँ, और तुम्हें पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, चाहे जीडी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की, लेकिन ये सब के बस की बात नहीं है। आप ट्राई करके देखना, इनसे 8 में से आपको आता कितना, वो ट्राई करके देखना ना, आप लोग फिर बात करेंगे हम लोग। अगला है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। क्या है सवाल है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष के बारे में पूछा गया, ये किसकी इकाई है। तो मेरे प्यारे भाई, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी। अब मैं बताऊं क्या होगा, हम पूछते हैं कि बेटा कैसे साल को हो गए हो, तो हम जवाब देते हैं 20 साल का, 22 साल का। तो हम सोचते हैं कि वो हम समय बता रहे हैं। तो इस वर्ष के चक्कर में कई बार बच्चों को लगता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, समय की। कैसे साल में तैयारी कर रहे हो, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, तो बच्चों को लगता है कि वर्ष के कारण ये समय की इकाई है ना, ये वर्ष नहीं है, ये प्रकाश वर्ष है। पहले तो इसको पूरा पढ़िए कि ये क्या है, प्रकाश वर्ष है। और ये किसकी इकाई है, तो क्या बोलोगे, दूरी की। अगला है, प्रकाश वर्ष किसे कहा जाता है। परिभाषा पूछिए, पूछ लेगा तुम बच्चों से। तो प्रकाश द्वारा, किसके द्वारा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, कितने वर्ष में, एक वर्ष में तय दूरी, जो जितनी दूरी तय करी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी कितनी होती है, तो हम बच्चे क्या बोलेंगे, सर प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की दूरी कितनी होती है, तो हम प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। अगला है कि सर खगोलीय इकाई से क्या मापा जाता है। तो मैं बता दूं भाई, इससे भी दूरी मापी जाती है। क्या कहा मैंने, खगोलीय इकाई, इससे भी दूरी। क्या कहा मेरे प्यारे दोस्त, इससे भी क्या मापी जाती है, दूरी मापी जाती है। कि खगोलीय इकाई से क्या मापा जाता है, तो बच्चे क्या बोलोगे, इससे भी दूरी मापी जाती है। तो दूरी का एक मात्रक तो क्या हो गया, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। दूसरा क्या आ गया, खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई को इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू। क्या बोलते हैं, एयू। खगोलीय इकाई को परिभाषित करो, तो मेरे भाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, है ना। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जितनी दूरी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जितनी दूरी है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई। क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, खगोलीय इकाई के नाम से। अगला है, पारसेक से क्या मापा जाता है। तो पारसेक ये भी किसका मात्रक है, दूरी का। ये भी किसका मात्रक है, दूरी का। तो मोटा मोटी मैंने दूरी के 3 मात्रक बताए हैं, एक प्रकाश वर्ष, दूसरा खगोलीय इकाई, और तीसरा मैंने क्या बताया है प्यारे दोस्तों, पारसेक। क्या बताया बोलो, पारसेक। कि 3 नाम बताए मैंने तुम बच्चों को। कि एक नाम मैंने क्या बताया है, प्रकाश वर्ष, दूसरा नाम मैंने क्या बताया है, खगोलीय इकाई, और तीसरा नाम मैंने क्या बताया है, पारसेक। अब सवाल देखो, प्रकाश वर्ष का सवाल आता है कि प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है, तो बच्चों को लगता है ये समय को मापने की इकाई है, लेकिन ये दूरी की। खगोलीय इकाई से सवाल आता है कि खगोलीय इकाई किसे बोलते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी। तो मैं बता दूं, खगोलीय इकाई का मतलब होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। तीसरा सवाल आता है कि सर दूरी का सबसे बड़ी इकाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो क्या बोलोगे, इन तीनों में दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, पारसेक है। क्या नाम है, पारसेक। कि दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है इन तीनों में, उसका क्या नाम बताया मैंने तुम बच्चों को, पारसेक नाम बताया है। क्या नाम बताया प्यारे दोस्तों, पारसेक। कि दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है उसका क्या नाम है, पारसेक नाम है। क्या है दोस्तों, पारसेक। तो ये क्लियर होना चाहिए कि पारसेक नाम है। अगला क्या पूछा है, प्रकाश का वेग कितना होता है। तो प्रकाश का वेग यानी स्पीड कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देख लो, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये किसकी, प्रकाश का क्या, ये वेग है। ये तुम बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि प्रकाश का वेग कितना होता है, स्पीड कितनी होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे। हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना, मीटर प्रति सेकंड, सॉरी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, इतनी तेज स्पीड होती है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा, कि प्रकाश के वेग के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, किसने मापा था, तो जवाब रट लेना, रोमर ने।
किसने मापा था प्यारे दोस्तों? कि प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? तो क्या बोलोगे? रोमर ने मापा था। अगला है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो मेरे प्यारे भाई, एक वर्ड तुम बच्चों के सामने आता है, निर्वात। इंग्लिश में इस निर्वात को बोलते हैं वैक्यूम। यानी जहां पर कुछ भी प्रेजेंट ना हो, जैसे मैं खड़ा हूं तो यहां पर आसपास एक दबाव है, हवा प्रेजेंट है, यहां पर प्रकाश प्रेजेंट है, लेकिन जहां पर कुछ भी प्रेजेंट ना हो, और जब ये कुछ भी अगर उपस्थित नहीं है तो उसको बोलते हैं निर्वात। हवा वगैरह कुछ हो ही ना, कोई गैस नहीं हो, कोई हवा नहीं हो, तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? निर्वात में। तो निर्वात में क्या होता है? प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, बहुत तेजी से प्रकाश उसमें दौड़ता है। बाकी फिर धीरे धीरे प्रकाश का वेग क्या हो जाता है? धीरे धीरे कम होने लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को कितना टाइम लगता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड। और 8 मिनट में होते हैं 480 और 20 ये, यानी हम इसको 500 सेकेंड भी बोल सकते हैं। 500 सेकेंड बोल सकते हो, लेकिन कई बार 499 सेकेंड भी आ जाता है, तो एक्यूरेट का मतलब ये नहीं होता पकड़ के बैठ जाओ इसको। तो लगभग 500 सेकंड या 8 मिनट और 20 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 8 6 48, 480 सेकंड, ये 20 ये। तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को कितना टाइम लगता है? तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? 8 मिनट और 20 सेकंड का। अगला देखो कि सर 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? अब आएंगे जवाब तो, कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो सबको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, सबको पता है। तो ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है जिसको 43 नंबर का पता ना हो। 44 नंबर में 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? अब ये सबको नहीं पता, यहां फंस जाते हैं बच्चे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो मेरे प्यारे भाई, मीटर में किलोमीटर पूछा, छोटी में बड़ी यूनिट, बड़ी में छोटी यूनिट कोई कर दे, लेकिन छोटी से बड़ी यूनिट बनाना है तो ये सबकी बस की बात नहीं होती। तो ये 1000 आए तो गए, लेकिन ये नीचे आ जाएगा। तो क्या बोलोगे? 1/1000 किलोमीटर होते हैं सर। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 0.001 किलोमीटर। ये आ जाएगा जवाब, कि 0.001 किलोमीटर होता है 1 मीटर में। कितना होता है? 0.001, क्योंकि नीचे 1000 में 3 जीरो है, तो 3 अंक छोड़ के दशमलव आ जाता है। नेक्स्ट है कि 1 मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1 मील। तो आप लोगों को पता है, आर्मी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, वो 1600 मीटर का ग्राउंड होता है। तो 1600 मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मील बोलते हैं प्यारे दोस्तों। कितना बोलते हैं? 1 मील। तो 1 मील लगभग कितने मीटर के बराबर होता है? 1601, यानी लगभग 1600 मीटर होता है। एक समुद्री मील, समुद्री मील को इंग्लिश में नॉटिकल मील बोला जाता है। क्या बोल देते हैं? नॉटिकल मील। कि एक नॉटिकल मील या समुद्री मील बोलते हैं, एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो ये होता है 1852 मीटर। 1852 मीटर, यानी इसमें 252 मीटर और जोड़ दो, इसको हम लोग बोलते हैं समुद्री मील। जैसे जियोग्राफी वाले सर ने आपको बताया होगा कि जैसे भारत की जो सीमा होती है उसमें, उस बेस लाइन से लेकर 12 नॉटिकल मील तक ये क्षेत्र होता है, फलाने में 200 नॉटिकल मील तक ये क्षेत्र होता है। तो वहां पर वो नॉटिकल मील का मतलब होता है समुद्री, है ना? तो समुद्र में दूरी मापने के लिए काम आता है समुद्री मील या नॉटिकल मील। अगला है कि 3 फीट 4 इंच में कितने इंच होते हैं? तो 1 फुट में कितने इंच होते हैं? तो मैं आपकी जानकारी बता दूं, 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 फुट में 12 इंच होते हैं। यहां उसने इंच पूछा है, तो 1 फुट में 12 इंच, तो 3 फुट में 36, और 4 ये है, 36 और 4 40, यानी 3 फुट 4 इंच में कितने होते हैं? 40 इंच। और अगर इतना भी नहीं पता तो आपको अभी पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? जैसे तुम बच्चों को पता होगा, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारे यहाँ पर जो ऑयल वगैरह आता है ना, वो किस में आता है? बैरल में। तो एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? एक बैरल में सारे 159 लीटर होते हैं, 159 लीटर। क्लियर होना चाहिए तुम लोगों को कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। तो क्या बोलोगे? 159 लीटर होता है। उसी प्रकार एक गैलन में कितना लीटर होता है? ये थोड़ा सा ही होता है, 3.785 लीटर। एक गैलन में कितना लीटर होता है? तो क्या बोलोगे? 3.785 लीटर होता है। और एक बैरल में कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 159 लीटर होता है। ये क्लियर होना चाहिए तुम बच्चों को, है ना? इतना ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है एक गैलन का भी। तो मैंने तुम बच्चों को देखो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 से, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? यहां लंबाई का एसआई मात्रक क्या है?
तो मात्रक पत्तियां दो तीन थी, जैसे एक थी एम की एस, यही है जिसको इंटरनेशनल पत्ती में जगह दी गई है। और भी थी जैसे सीजीएस थी, एफपीएस थी, इनका अस्तित्व खत्म कर दिया धीरे धीरे। तो ये एसआई पत्ती में एम केस, यहाँ एम से मतलब होता है मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, मीटर है सर। क्या है, मीटर, जिसको एम से नोट कर देते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, तो वो किलोग्राम है। क्या है मेरे प्यारे भाई, किलोग्राम, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, केजी से। तो के से क्या बन गया, किलोग्राम। समय का एसआई मात्रक क्या है, अब समय तो घंटे में मापते हैं, समय तो सेकंड में भी, मिनट में भी। तो यहाँ एस का मतलब क्या है, सेकंड में लिख देता हूं कि समय का एसआई मात्रक क्या है, सेकंड है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, सेकंड। तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं सेकंड को। अगला है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो क्या बोलोगे, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है मेरे प्यारे भाई, एम्पियर। क्या है बोलो, एम्पियर है। कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है। ये क्लियर होना चाहिए। अगला है, ताप का एसआई मात्रक क्या है। अब टेम्परेचर मापने के लिए आप लोगों ने सुना होगा, डिग्री सेल्सियस भी यूज करते हैं, फारेनहाइट भी यूज करते हैं। एक और होता है एसआई मात्रक, इसको बोलते हैं केल्विन। क्या होता है, केल्विन। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां से एक सवाल और भी पूछा गया था आपसे। जैसे हम बोलते हैं ना 32 डिग्री सेल्सियस, तो हम यहाँ पर एक छोटी सी जीरो लगाते हैं, इसको डिग्री बोलते हैं। या फिर बोल देते हैं 16 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस को सेंटीग्रेड बोलते थे पहले, बता दूं, कई बच्चों को लगता है सेंटीग्रेड और होता है ना, इसी को बोलते थे 16 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन जब केल्विन लिखते हैं, तो मान लीजिए मैंने लिखा 310 केल्विन, तो इसके साथ डिग्री नहीं लगती है। तो बोला जाता है कि ताप का वो कौन सा पैमाना होता है जिसके साथ डिग्री नहीं लगती है, तो केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन। और ऐसा ही मात्रक पूछे तो भी क्या बोलोगे, केल्विन ही होता है ना। कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमें ताप को किसमें मापते हैं, तो क्या बोलोगे, केल्विन में। अगला है, पदार्थ की ऐसा ही मात्रा क्या होता है। पदार्थ का मतलब जैसे क्वांटिटी होती है, जैसे मैं बच्चों से बोल दूं कि कल तुम बच्चों को 10-10 हजार रुपए लेके आना है, तो इसका मतलब एक मात्रा है 10 हजार रुपए, आपने सोच लिया कि 10 हजार रुपए लेके जाना है, तो वो एक फिक्स डाटा है, मात्रा है। उसी प्रकार मोल भी एक मात्रा है। मोल क्या है, कि मात्रा है। जैसे थाउजेंड शब्द किसी के साथ भी लगा सकते हो, कल मुझे 1000 रुपए चाहिए, इसका मतलब मुझे 1000 रुपए चाहिए। कल मुझे 1000 बच्चे चाहिए इकट्ठे किसी रैली में, तो 1000 बच्चे मतलब 1000 बच्चे चाहिए। कल मुझे 1000 पेड़ लगाने हैं, तो मैंने पेड़ के साथ 1000 लगा दिया, तो वो वहां सेट हो गया। उसी प्रकार पदार्थ में एक वर्ड आता है मोल। क्या वर्ड आता है मेरे प्यारे भाई, मोल। कि पदार्थ की अगर मात्रा, तो मुझे कितना पदार्थ चाहिए, तो एक मोल चाहिए। क्या चाहिए, मोल। इस मोल की, मोल को ही हम लोग बोलते हैं आवोगाड्रो संख्या। आवोगाड्रो संख्या, आवोगाड्रो बोलते हैं ना, आवोगाड्रो संख्या इसी को बोलते हैं, एक मोल को क्या बोलते हैं, मोल। इसी को मोल बोलते हैं। और MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं मेरे प्यारे भाई, MOL से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मोल। तो इसी को अवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। इसका मान अगर पूछना चाहो तो वो भी 6.022 गुणा 10 की घात 23, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा कि 6.022 गुणा 10 की घात 23, इसके साथ और कुछ नहीं लगता है। यानी कि मुझे 6.022 गुणा 10 की घात 23 पदार्थ चाहिए। अब वो पदार्थ को मापने का एक प्रकार से यूनिट है, एक मोल है, तो मोल, इसको अवोगाड्रो संख्या बोल देते हैं। 6.022 गुणा 10 की घात में कितना, 23। अगला है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो मेरे प्यारे भाई, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या बोलोगे, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है बोलो, कैंडेला। तो ये कर लेना, क्वेश्चन नंबर 56 है, 56 का जो जवाब आएगा, तो क्या बोलोगे कि सर इसका जवाब आएगा कैंडेला। ठीक है, जिसको CD से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैंडेला। कि ज्योति तीव्रता को मापने का जो ऐसा ही मात्रक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंडेला। अब एक बार गिनना है कितने क्वेश्चन, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। कितने हैं ये, सात। ये सारे के सारे मूल मात्रक हैं। क्या है, मूल मात्रक। मूल मात्रक का मतलब होता है कि ये मूल मात्रक है। इसके अलावा एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। जैसे मैं तुम बच्चों से बोल दूं, चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा में कितना, समय। जैसे समझाने के लिए बोल रहा हूं। और दूरी किस में मापी जाती है, मीटर में। और समय सेकंड में। तो चाल का मात्रक क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड। तो ये व्युत्पन्न मात्रक है, इन दूरी और समय से निकला है, तो इनको बोलते हैं मूल मात्रक। तो क्या कहा मेरे प्यारे भाई मैंने, कि मूल मात्रक की अगर मैं बात करूं तुम बच्चों के सामने, तो मूल मात्रक कितने होते हैं, तो क्या बोलोगे, 7। आगे एक सवाल पूछा भी गया है, देख लीजिए, इन सवालों के जवाब दे देता हूं।
कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे दोस्ती, मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7। कितने हैं, 7। ये जहन में बैठा लेना। कौन कौन से 7 हैं, तो ये 7 हैं। ठीक है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, और क्या है, मोल और कैंडेला। पूछा जाता है कई बार, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक है, कौन सा नहीं है, ये आएंगे सवाल तुम बच्चों के सामने। तो ये सारे के सारे मूल मात्रक हैं। तो मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7। एक तो ये क्लियर कीजिए कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे भाई, 7 है। उसके बाद और देखो कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रकों को कितने भागों में बांटा गया है। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रकों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, कितने भागों में बांटा गया है, 3। कौन कौन से 3, तो 3 कौन कौन से होते हैं वो देख लो। एक नंबर पे होता है मूल मात्रक। कौन सा होता है, मूल मात्रक, जो मैंने बता दिए। मूल मात्रक कितने हैं, 7। दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, इनकी कोई संख्या नहीं है कि कितने व्युत्पन्न मात्रक हैं, वो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक, ये कोई पूछता भी नहीं है व्युत्पन्न मात्रक कितने। और तीसरे होते हैं पूरक मात्रक। पूरक बोल देते हैं या इसी को संपूरक बोल देते हैं, कोई टीचर पूरक बोल देगा, कोई संपूरक बोल देगा। इनकी संख्या कितनी होती है, 2। कितनी होती है बोलो, 2। मात्रकों को, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रकों को 3 भागों में बांटा गया है। मूल मात्रक पूछ लेगा कौन सा है कौन सा नहीं है, व्युत्पन्न मात्रक पूछ लेगा, पूरक या संपूरक मात्रक पूछ लेगा। तो पूरक या संपूरक मात्रक कौन से बच गए, 2। कौन कौन से हैं, एक तो है समतल कोण का, एक है घन कोण का। कौन कौन सा है मेरे प्यारे भाई, एक समतल कोण का और एक है घन कोण का। समतल कोण का मात्रक होता है, तो बच्चों ने मैथ में पढ़ा होगा, रेडियन। क्या होता है, रेडियन। जो समतल कोण का मात्रक है मेरे प्यारे दोस्त, वो कौन सा है, रेडियन। और घन कोण का मात्रक कौन सा है, तो वो है स्टेरेडियन। क्या है प्यारे दोस्ते, स्टेरेडियन। सुना कि अगर तुम बच्चों से पूछा जाए समतल कोण का मात्रक कौन सा है, तो क्या बोलोगे, रेडियन है। और अगर आप बच्चों से पूछा जाए कि घन कोण का मात्रक कौन सा है, तो क्या बोलोगे, स्टेरेडियन है। तो एक बार देख लो फटाफट से, मैंने सारी बातें आप लोगों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया है। क्या बोलोगे आप लोग कि सर समतल कोण का मात्रक रेडियन है, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन है। ये 2 पूरक मात्रक हैं। पूरक मात्रक कितने होते हैं, 2। कौन कौन से 2 हैं, तो एक तो समतल कोण का है रेडियन वाला, और एक घन कोण का है स्टेरेडियन। पूछेगा तो सीधा पूछेगा समतल कोण का मात्रक कौन सा है, घन कोण का मात्रक है कौन सा है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रकों को कितने भागों में बांटा गया है, 3। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कौन सी पद्धति को अपनाया गया है, तो क्या बोलोगे, एमकेएस पद्धति को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में शामिल किया गया है। एम का मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड, उसके बाद एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। ठीक है, तो बच्चों से पूछेगा। फिर ये ताप का SI मात्रक क्या होता है, केल्विन। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जिसमें डिग्री नहीं लगती, तो किसमें नहीं लगती है, केल्विन में। और बाकियों में क्या लगती है, डिग्री। जैसे सेंटीग्रेड होता है, जैसे उसको सेल्सियस बोल देते हैं आजकल। ठीक है, और इसके अलावा मैंने तो बच्चों क्या होता है, फ़ारेनहाइट बोल देते हैं। पदार्थ की SI मात्रा मोल। ये मोल की संख्या याद करना जरूरी है, इसी को अवोगाड्रो संख्या बोल देते हैं। 6.022 गुना 10 की घात में कितना, 23। इसके अलावा आज से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, टाइम भी लगा होगा, लेकिन आप लोग देख सकते हो सारे सवाल बड़े बेहतरीन आए हैं। और अगर आप ध्यान से देख पाओ तो ये सारा इसके ऊपर टिका हुआ है। जिस बच्चे ने इसको पढ़ लिया वो लगभग सारे सवाल कर देगा। ठीक है, चम्मच से लेके जितने भी सवाल पूछे गए मेरे प्यारे भाई, और तुम्हें पता है इनको हर कोई अच्छे तरीके से नहीं समझा सकता। बस लोग आते हैं पढ़ा के चले जाते हैं, और जब तक आप इनको अच्छे ढंग से नहीं कर पाओगे तब तक वो चीजें क्लियर होंगी नहीं। दूसरा मैंने बताया तुम बच्चों को, उत्तर और अवतल लेंस की बात करोगे कहाँ प्रयोग होते हैं, तो ये सवाल मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है। कौन से वाला, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जब पूछे कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, तो बस एक नाम याद करना, वाहनों के जो बगल में शीशे होते हैं ना उनमें, और बाकी सब जगह अवतल। अवतल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बड़ा दिखाना। क्या होता है, किसी चीज को फैलाकर यानी बड़ा दिखाना। तो वो किसका काम होता है, तो क्या बोलोगे, अवतल दर्पण का। ये होता है अवतल दर्पण। ये किसी चीज को अगर फैला के बड़ा दिखाएगा, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अवतल दर्पण बोल देते हैं। छोटा, बड़ा और समान, क्योंकि उत्तल दर्पण तो छोटा दिखाता है। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें मैंने तो बच्चों को पढ़ाई है। और कल की तरह आज वाला वही काम, आज हो सकता है ज्यादा बच्चे देखेंगे, आज कोचिंग वाले बच्चे भी, क्योंकि पीछे वाली क्लास में मैंने आप बच्चों को PDF पढ़ाई हुई है। बस काम वही है, जितना हो सके स्टार्टिंग में 8-7-10 दिन की बात है। उसके बाद हम लोग भी कोई एडवर्टाइज वगैरह करवा लेंगे। और तब तक आप बच्चे इसको दबा के शेयर जरूर करना। कोई तैयारी कर रहा है अगर कोई भाई बंधु, तो उसके पास भेजोगे जरूर। ठीक है ना, तो ये वाली क्लास है, आज वाले में हम लोगों ने 50 से 60 क्वेश्चन किए हैं। मैं लगभग अनुमान लेके चल रहा हूँ कि मैं 25 जो आप लोगों को करवाने वाला हूँ PDF, उन 25 PDF में मैं लगभग सारे सवाल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और आप तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ले गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ वही सवाल लेके आ गए जो ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, और सारी चीजें क्लियर करने का प्रयास किया है। अगर मैंने दृष्टि दोष की बात करी है, तो मेरे अनुसार इससे बाहर नहीं आएगा बच्चों के सामने मायोपिया, और लगभग सारी चीजें एक साथ पढ़ाने का एक सिस्टमेटिक ढंग दिया है। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों, लंबी क्लास ना हो इसके लिए धन्यवाद।